तो ये बेटा शुरू करते हैं। तो ये आपको आज जो है ये थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो है ये समझाई जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि ये आपकी जो स्ट्रेसेस हैं बीम्स में ड्यू टू बेंडिंग वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे उसको फ्लेक्सुरल फार्मूला जो है वो कहते हैं। तो उसकी डेरिवेशन आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये फार्मूला जो है ये ड्राइव करने से पहले कुछ जो है वो अजम्पशंस की जाती हैं। ये अजम्पशंस जो है ये थोड़ी सी समझ लें। तो ये अजम्पशन जो है ये प्लेन सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन्स प्लेन। अब ये है कि फर्ज किया ये जो अगर आप बीम यहाँ से आप ऐसे काटें तो ये आपको जो है ये स्ट्रेट सेक्शन जो है ये नजर आएगा। तो अगर ये बीम जो है फॉर एग्जांपल इसको हम काटते नहीं है तो जाहिर है कि अगर हम इसके ऊपर ऐसे लाइनें लगा देंगे तो ये स्ट्रेट सेक्शन में है। लेकिन जब बीम जो है ये बेंड होगी तो ये बीम की पोजीशन जो है ये बेंड होने के बाद इस तरह हो जाएगी। इस तरह ये बीम बेंड होगी लोड की वजह से और ये लाइन जो है ये ऐसे हो जाएगी। इस बेंडेड बीम का ये छोटा सा पोर्शन जो है ये बड़ा करके आपको दिखाया गया है। तो ये इस तरह बीम बेंड होगी। तो जब बीम बेंड होगी तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेंडिंग के बाद भी स्ट्रेट लाइन होगी। ये लाइन जो है ये थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी। जाहिर है कि ये जो है ये एज थोड़ा अंदर आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरा सेक्शन जो है ये रोटेट थोड़ा सा करेगा। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि ये सेक्शन जो है ये आपको इस तरह से एक जैग सा बन जाए। तो जो प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद जो है ये प्लेन रहेगा। एक assumption तो ये है, क्योंकि अगर वो सेक्शन प्लेन ना रहे तो फिर वो इलास्टिक रेंज में नहीं रहेगा। तो फिर ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसके ऊपर वैलिड नहीं रहती। तो उसके बाद और फिर जो चीजें जो है वो और फार्मूला जो है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। द मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड ओबेज हुक्स लॉ। कि ये जो बीम है इसका मटेरियल जो है ये होमोजीनियस है और ये हुक्स लॉ जो है ये ओबे करता है। आपको पता है कि हुक्स लॉ जो है वो कहता है कि स्ट्रेस जो है ये स्ट्रेन जो है के प्रोपोर्शनल है और ये उसके इलास्टिक लिमिट तक जो है ये प्रोपोर्शनल रहती है। द मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन आर सेम। कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें टेंशन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है और जो कंप्रेशन का डिफरेंट होता है उनको हम हेट्रोजीनियस मटेरियल जो है वो कहते हैं। तो लेकिन ये जो है ये हमने यूज किया कि ये होमोजीनियस मटेरियल है। इसमें दोनों जो है ई कंप्रेशन और ई टेंशन जो है ये दोनों बराबर होंगे। और उसके बाद द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड इज ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। एक तो ये है कि बीम जो है ये इनिशियली स्ट्रेट है, ये ऑलरेडी जो है ये लोड डालने से पहले बेंड नहीं हुई। अगर ये लोड डालने से पहले ही बेंड हो चुकी होगी तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो मौजूद होंगी। तो फाइनल स्ट्रेसेस जो है वो फिर ये इनिशियल स्ट्रेसेस और जो आपने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस किए हैं उनका सम करके जो है वो फिर हासिल की जाएंगी। तो इसलिए यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि बीम जो है इसके ऊपर ये इनिशियली स्ट्रेट है और दूसरा इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप इसका साइड से देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर नजर आएगी। तो ये डायमेंशन जो है यहाँ भी वही सेक्शन होगा, यहाँ भी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। कुछ सेक्शन जो है वो आपको पता होगा कि नॉन प्रिज्मेटिक होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये जो कंक्रीट के पोल्स हैं उसको अगर आप देखें तो वो नीचे जो जमीन के अंदर जो उसका कॉर्नर जो है उसका एंड जो है वो जमीन के अंदर होता है, वहां से उसका डाया जो है वो ज्यादा होता है और टॉप पे उसका डाया जो है वो कम होता है। तो उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ऐसा सेक्शन जो है उसको नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन कहते हैं। तो ये बीम जो है ये हमने ज्यूम किया कि नॉन प्रिज्मेटिक नहीं है बल्कि इसकी डायमेंशन जो है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम है। द प्लेन ऑफ द लोडिंग मस्ट कंटेन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बीम। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने देखा था ये हम पढ़ चुके हैं कि वो एक्सिस जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम या मिनिमम हो वो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो ये बीम जो है ये किसी ने एक के ऊपर जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ऊपर ये लोड जो है ये डाल रही होगी। क्योंकि अगर ये लोड प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा तो फिर आपकी बेंडिंग सिमेट्रिकल नहीं होती, वो बाईएक्सियल बेंडिंग हो जाती है। तो बाईएक्सियल बेंडिंग जो है हम अपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में वो हमारा पूरा एक टॉपिक है। तो वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि अगर लोड आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ना हो तो फिर क्या पोजीशन होती है। तो वो हम वहां डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। तो अब ये जो है
अब इस जो फिगर है इसको आप गौर से देख लें। लोड डालने से पहले ये फिगर जो है ये डब्ल्यू, अगर इस पे हम बीम पे लोड डालते हैं, लोड डालने से पहले बीम की पोजीशन ये थी और लोड डालने के बाद बीम की पोजीशन ये हो गई है। तो यहाँ मैंने जो है ये कुछ पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये दोनों लाइन जो है ए सी और सी डी बी डी जो है ये पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की जितनी लेंथ है वही लेंथ ई एफ फाइबर की होगी, वही लेंथ जी एच फाइबर की होगी, वही लेंथ सी डी फाइबर की होगी। तो लोडिंग से पहले ये तमाम फाइबर जो है ये इक्वल लेंथ के हैं। तो ये ए बी जो है ये टॉप एज का फाइबर है और ये सी डी जो है ये लोअर एज का फाइबर है। ई एफ जो है ये न्यूट्रल सरफेस का फाइबर है और जी एच जो है ये एक जर्नल फाइबर हमने अज्यूम किया है जिसका डिस्टेंस जो है ये वेरिएबल है वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल सरफेस। तो ये डिस्टेंस वेरिएबल है। तो जो हम यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे तो उस पॉइंट पे हम स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब इस पे हम लोड डालते हैं तो ये बीम जो है ये बेंड होना शुरू हो जाती है। तो बेंड होने के बाद बीम की पोजीशन ये हो जाएगी। तो अब इस लाइन को हमने जो है ये फिक्स रखा है कि ये ए और जी सी पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स हैं, ये इसी जगह है। तो ये लाइन जब रोटेट करेगी इसके रेलेवेंट, तो ये जो बी पॉइंट था हमारा, चूंकि ये कंप्रेशन है ये फाइबर छोटा हो जाना है, तो बी पॉइंट जो है ये कंप्रेस होके ये यहाँ पे आ गया और उसके बाद ये एफ पॉइंट जो है ये यहीं पे रहा क्योंकि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है या न्यूट्रल सरफेस जो है वो ना तो कंप्रेस होगा ना एक्सटेंड होगा, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो ये ई एफ जो है ये सेम रहेगा इसी के बराबर और जी एच जो है ये चूंकि टेंशन जोन में है तो एच पॉइंट जो है वो एच डैश पे चला जाएगा और इधर थोड़ी सी इतनी जो है ये एक्सटेंशन हो जाएगी और सी डी जो है ये डी पॉइंट जो है ये डी डैश पे चला जाएगा तो डी डैश जो है ये इसमें एक्सटेंशन होगी। अब हमने इसके ऊपर जो है ये ज्योमेट्री जो है ये अप्लाई करनी है। तो अब ये देख लें कि ये हमारा जो है ये जी एच ये हमारा एक्सप्लोरेटरी फाइबर है। तो ये इसकी पहले लेंथ जी एच थी, अब इसकी लेंथ जी एच डैश हो गई है, यानी कि इसमें एच एच डैश जो है ये लंबाई इसकी इंक्रीज हो गई। तो डेल्टा चेंज इन लेंथ जो है ये एच एच डैश है और ये जो है अगर हम इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करें क्योंकि ये थोड़ा सा रोटेट कर गई हैं, यहाँ पे ये लाइनें जो है ये पैरेलल हैं, अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा एक साथ चलती जाएंगी, इनके दरमियान डिस्टेंस कम नहीं होगा। लेकिन ये चूंकि लाइनें थोड़ी सी रोटेट कर गई हैं तो अब अगर आप इनको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों जो है इस ओ पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर जाएंगे। तो अब ये जो है ये ओ से लेके ई तक ये किस्म का ये आपकी आर्क बन जाएगी और ये इस आर्क का ये रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं कि ये बीम जो है इस कर्वेचर पे बेंड हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो है ये जो स्मॉल एंगल है इसको अगर हम डी थीटा कह लें तो हमारे पास जो है ये दो आर्क्स बनती हैं। एक आर्क जो है ये है ई एफ और दूसरी एक आर्क जो है ये एच एच डैश जो है, ये तो हमारे लिए जो है ये दिलचस्पी का बायस है आर्क्स। तो चूंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो अब इनके ये जो रिस्पेक्टिव एंगल जो है ये भी बराबर होंगे, तो ये एंगल जो है ये भी डी थीटा होगा। तो अब ये जो एच एच डैश है ये बेसिकली इंक्रीज इन लेंथ है या चेंज इन डायमेंशन है। तो ये किसके बराबर होगी, ये आर्क लेंथ जो है ये आपको पता है कि आर्क लेंथ बराबर होती है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब इस आर्क के लिए ये स्मॉल जो है ये रेडियस होगा और ये एंगल डी थीटा है। तो दिस विल बी इक्वल टू, तो इसके लिए रेडियस जो है ये इस स्मॉल जो आपकी ये स्मॉल पोर्शन बन रहा है इसके लिए ये y जो है ये रेडियस के तौर पे एक्ट करेगी। तो ये आपकी चेंज इन लेंथ हो जाएगी y d थीटा। अब अगर हमने स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है तो स्ट्रेन आपको पता है ये बराबर होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारा जो एक्सप्लोरेटरी फाइबर है इसमें चेंज इन लेंथ है एच एच डैश, ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये वाई डी थीटा के बराबर है। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी जी एच, उसकी जगह हमने जी एच पुट अप कर दिया।
अब GH को अगर हम ये रेडियस वगैरह के साथ रिलेट करना चाहें तो ये देखें, ये जो आपके पास ओरिजिनल पोजीशन थी बीम की, उसमें GH और EF ये दोनों डिस्टेंसेस जो है ये बराबर थे, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल थी। तो इसलिए हम GH की जगह EF पुट अप कर देंगे, क्योंकि EF जो है ये GH के बराबर था। अब EF क्या चीज है? अगर आप इस पोर्शन को देखें, यहां से लेके यहां और ये यहां, तो इसमें रेडियस r है और ये एंगल जो है ये d थीटा है, तो r, ये आर्क लेंथ EF जो है दिस विल बी इक्वल टू r d थीटा। तो EF की जगह हमने पुट अप कर दिया r d थीटा। तो अब इसमें y d थीटा डिवाइडेड बाई r थीटा, तो d थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास एप्सिलॉन जो स्ट्रेन है ये बराबर आ जाएगी y ओवर r। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसको 1 क्वेश्चन के तौर पे जो है ये नोट कर लें। अब उसके बाद क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं, हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस जो है वो बराबर होती है, स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इसलिए एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय एन, चेंज इन लेंथ, सॉरी ये सिग्मा, ये हमने कर लिया है, सिग्मा विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर चुके हैं y ओवर r, तो स्ट्रेन की जगह पे y ओवर r पुट अप कर दें, इस y को इधर शिफ्ट कर दें, तो एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा ओवर y इज इक्वल टू E ओवर r। तो इस इक्वेशन को 2 नंबर दे के हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन, ये स्ट्रेस को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इन 4 चीजों को रिलेट करती है। इन 4 में से कोई सी 3 हमें पता हो तो हम जो है ये आपका ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो इसका, इनमें से कोई 3 पता, चौथी चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमने रिलेट करना था, क्योंकि जब आप मोमेंट लोड अप्लाई करते हैं बीम के ऊपर तो मोमेंट डेवलप होता है, और बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो मोमेंट की वजह से डेवलप होती है। तो इसलिए बेसिकली हमने ये स्ट्रेस मालूम करनी है, मोमेंट की वजह से कितनी स्ट्रेस जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब इसी बीम को अगर आप इस साइड से देखेंगे तो साइड से ये बीम आपको इस तरह की रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है ये नजर आएगा, और ये जो आपका GH फाइबर है जो हमने एक्सप्लोरेटरी फाइबर के तौर पे इसको सिलेक्ट किया है, तो ये फाइबर जो है ये यहाँ से इस पॉइंट पे आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे ये y डिस्टेंस पे ये एक छोटा सा फाइबर जो है, ये इसको मैंने स्क्वायर के साथ जो है यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये आपको वो GH फाइबर जो है साइड से आपको ऐसा नजर आएगा। तो इस फाइबर का स्मॉल का एरिया जो है ये आप जूम कर लें कि ये DA है, बहुत ही छोटा सा फाइबर है, इसका बहुत ही जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो वो एरिया समझ लें कि वो DA के बराबर है। अब इस अगर सेक्शन को देखें तो इसमें 3 तरह की फोर्सेस जो लगेंगी, या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ये स्लाइडिंग की कोशिश करेगी, ये शेयर स्ट्रेस है और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगी, तो ये शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में है। एक शेयर फोर्स अगर इसको इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो ये शेयर फोर्स है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो है, ये देखिए ये फोर्स जो है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल है, ये न्यूट्रल एक्सिस को रोटेट नहीं कर सकेगी, और ये शेयर फोर्स है ये भी आपका, ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है इसमें से पास कर जाती है, ये भी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई मूवमेंट जो है वो जनरेट नहीं कर सकेगी। लेकिन ये जो एक्सियल स्ट्रेस इस फाइबर में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन जो है ये एक्सियल फोर्स ये है सिग्मा, जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स जो है ये बेसिकली है सिग्मा DA। अब ये फोर्स जो है यहाँ चूंकि दिखाना मुश्किल है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, तो ये ज्यूम करें कि ये फोर्स जो है ये इस फाइबर से डायरेक्टली आपके सीने की तरफ आ रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये फोर्स जो है यहाँ से चूंकि इस डायरेक्शन में सामने की तरफ निकल रही है, तो ये फोर्स जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस y है, इस फोर्स को अगर हम इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस न्यूट्रल एक्सिस को इस मोमेंट से रोटेट करने की कोशिश करेगी।
तो ये मोमेंट जो है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये अगर ये फाइबर जो है इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है सिग्मा इंटू डी ए, वो न्यूट्रल एक्सिस के पे कितना मोमेंट जो है ये प्रोड्यूस करेगी, तो उसको डीएम कह लें। तो डीएम विल बी इक्वल टू ये फोर्स है, इसको बाय से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास ये मोमेंट जो है ये जनरेट होगा और ये मोमेंट जो है ये इस न्यूट्रल एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो टोटल मोमेंट जो है अगर हम इन दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले लें तो ये आपकी टोटल फोर्स बन जाएगी। तो डीएम का इंटीग्रल जो है ये एम बन जाएगा, ये टोटल मोमेंट है, और इस साइड का इंटीग्रल जो है ये आ जाएगा सिग्मा डी वाई डी ए इंटू वाई। अब सिग्मा की वैल्यू जो है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 से सिग्मा की वैल्यू ई वाई ओवर आर जो है वो इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो ये m विल बी इक्वल टू, ये इंटीग्रल जो है ये a यानी कि टोटल एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो आपका सिग्मा की जगह ई वाई ओवर आर इंटू वाई इंटू डी ए, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब चूंकि ई भी कांस्टेंट है और अगर आप मोमेंट चेंज नहीं करते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फर्दर बेंडिंग नहीं होगी, तो ई ओवर आर कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल दें। जी जी मेरा लेक्चर चल रहा है। तो ये ई ओवर आर जो है ये इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये इंटीग्रल के अंदर जो है ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए ये आपके पास बाकी बच गया, और ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपको पता है कि ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ये आई के बराबर होता है, तो एम विल बी इक्वल टू ई ओवर आर इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप आई को इधर शिफ्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी एम ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब इसमें भी आपने देखा कि ये 4 चीजें हैं। अब मूवमेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 4 चीजों को ये क्वेश्चन रिलेट करती है। इनमें से भी कोई 3 आपको पता हो तो चौथी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन 2 और 3 को देखें तो सिग्मा ओवर वाई जो है ये भी ई ओवर आर के बराबर है और एम ओवर आई जो है ये भी ई ओवर आर के बराबर है। तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट साइड जो है ये फिर आपस में भी बराबर होंगी, क्योंकि अगर ए जो है वो सी के बराबर हो और बी जो है वो भी सी के बराबर हो तो ए और बी आपस में भी बराबर होते हैं। तो फिर ये इन तीनों को बराबर रख लें तो ये जो है ये सिग्मा ओवर वाई इज इक्वल टू एम ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो ये आपके पास जो फार्मूला है इसको फ्लेक्सरल फार्मूला कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये एक फार्मूला जो है ये बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं। तो इन तीनों में इनमें से ये 6 चीजें आपस में इंटरलेट कर रही हैं, तो इनमें से कोई सी 3 हमें पता हो तो बाकी 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनमें से एक फार्मूला ये बन जाएगा, ये सिग्मा ओवर वाई इज इक्वल टू एम ओवर आई, एक फार्मूला ये बन गया। एक फार्मूला ये बन गया सिग्मा ओवर वाई इज इक्वल टू ई ओवर आर, और तीसरा फार्मूला ये बन गया एम ओवर आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जो नॉन क्वांटिटीज होंगी उनकी बेस पे फिर हम फैसला करेंगे कि ये फ्लेक्सरल फार्मूला जो है जो बेसिकली 3 छोटी इक्वेशंस का मजमूआ है उनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। तो इनमें ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका फर्स्ट इक्वेशन जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होती है, और इसको हम लिख देते हैं y को इधर शिफ्ट करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई। तो ये इक्वेशन जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे ये एक छोटी सी चीज समझ लें कि न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। ये देखें कि ये जो है ये लाइन जो है इसके ऊपर भी आपकी स्ट्रेसेस 0 है और ना इसमें इलोंगेशन हो रही है, ना कंट्रैक्शन हो रही, ना कंप्रेशन है, ना टेंशन है। और अगर इसको अगर आप ये देख लें, यही अगर साइड से जो आपको दिखाया था तो ये जो है इसमें ये लाइन जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी जो है ये आपको इस पे ना स्ट्रेस कोई 0 नहीं है, और ये जो है ये स्ट्रेस आपकी जो है ये लाइन जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस में फर्क क्या है? यही लाइन जो है अगर आप इसमें देखेंगे क्रॉस सेक्शन में तो वो न्यूट्रल सरफेस है, क्योंकि स्ट्रेसेस जो है क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रही होती हैं। और अगर आप इसी लाइन को ये इसमें देखें कि ये जो आपके पास है
ये जो आपके पास न्यूट्रल सरफेस है, तो ये जो अगर आप इसको एलिवेशन में देखेंगे तो यहां से फ्रंट से देखेंगे तो यही लाइन जो है ये न्यूट्रल सरफेस कहलाती है। ये एक्चुअली क्योंकि अगर आप इस बीम को यहां से ऊपर से काट देते हैं और टॉप से देखते हैं तो ये आपको एक पूरा जो है ये सरफेस नजर आएगा, और वो सरफेस वो है जिस पूरे सरफेस के ऊपर स्ट्रेस जीरो है। तो इसलिए अगर आप यहां से देखेंगे तो उसको न्यूट्रल सरफेस कहते हैं, और अगर आप साइड से देखेंगे तो इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। लाइन ये एक ही है, तो ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन जो है इसको कर दिया है। तो अब ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जो है ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए ये आप देख लें कि ये हमारा फार्मूला था सिग्मा ओवर वाई इज इक्वल टू एम ओवर आई। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको प्रोफाइल भी कहते हैं। तो ये अगर वाई को इधर शिफ्ट कर दें तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई। तो अब इसमें अगर आप m और i जो है अगर आप लोड चेंज ना करें, सेक्शन चेंज ना हो, तो ये दोनों चीजें जो है ये कांस्टेंट रहेंगी। तो जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो बेटा ये चीज नोट कर लें, ये 40 मिनट के बाद जो है ये 7-8 मिनट के बाद ये हो सकता है जूम जो है ये ऑफ हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा उसी पे क्लिक करके, तो अक्सर जो है वो रिज्यूम हो जाता है। अगर तो ये रिज्यूम हो जाए ठीक है, नहीं तो आपको नया लिंक जो है ये भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही ऑफ हो जाए फिर आप थोड़ी देर वेट करें और उसी लिंक पे क्लिक करें, होपफुली वो लिंक जो है वो दोबारा चल जाएगा। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल, तो ये इसमें एम ओवर आई अगर कांस्टेंट ले लें तो इसका मतलब आपकी सिग्मा स्ट्रेस जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, कि ये जो आपका वाई डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल सरफेस। तो ये इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेस कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेस जो है ये ज्यादा होगी। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस तरह होती है, ये देख लें। इसको हम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और या लीनियर वेरिएशन भी कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये मैंने इसको 3D में बनाने की कोशिश की है, और ये अगर आप इसको प्लेन में देखें तो ये स्ट्रेस जो है इस तरह होती है। न्यूट्रल एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहाँ y 0 है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और ये जो आपके एंड या एक्सट्रीम फाइबर है, तो ये टॉप मोस्ट फाइबर है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये बॉटम मोस्ट फाइबर है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। और एक साइड जो है ये टॉप, अगर आपका मोमेंट पॉजिटिव है तो ये टॉप कंप्रेशन में होगी और ये बॉटम जो है ये टेंशन में होगी। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कहते हैं और प्रोफाइल ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कहते हैं। और ये जो है ये हमने जब वो एलिमेंट बनाए थे, तो ये जब स्ट्रेस जो है वो एलिमेंट बनाते हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्रोफाइल जो है ये जहन में रखने बड़े जरूरी होते हैं, वरना इनकी बगैर आप गलत स्ट्रेस जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो है ये इसका स्ट्रेस प्रोफाइल था। तो इस तरह इसकी स्ट्रेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और या इसको ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल बनती है तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी कहते हैं। तो अब ये देखें कि अगर हमने किसी बीम में स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो एनालिसिस का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, ये बाद में भी गौर से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बीम जो है हम एक्सटर्नल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट जिसको कहते हैं। क्योंकि ये बीम इक्विलिब्रियम में होती है तो इंटरनल मोमेंट और एक्सटर्नल मोमेंट्स जो है ये बराबर होते हैं, और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इंटरनल मोमेंट को कैलकुलेट करके तो उसी को एक्सटर्नल मोमेंट को कैलकुलेट करके उसी को इंटरनल मोमेंट के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लें। इफ एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट stress is to be determined, draw bending moment in order to determine maximum bending moment। तो ये आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लें। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस पे वो ड्रॉ कर लें। फिर वो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दें कि जिस डिस्टेंस पे आपने जाके स्ट्रेस जो है ये फाइंड आउट करनी। जाहिर आप स्ट्रेस जो आप इस पॉइंट पे भी फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट पे भी, बॉटम फाइबर पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो जो आप डिस्टेंस पुट अप करेंगे उस पे आपकी जो है ये स्ट्रेस आ जाएगी। अब ये फार्मूला जो है ये हमने फार्मूला देखा था कि सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय ओवर आई। मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया है। ये माइनस मैंने क्यों लगाया है इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये जो है ये फार्मूला बेसिकली है एम वाई मैक्सिमम। अगर आपने मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, जाहिर है कि ये जो आपको
ये जो ये स्ट्रेस का प्रोफाइल दिखाया, इसमें यहाँ स्ट्रेस 0 है, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा स्ट्रेस है, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगी। तो अगर आप सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट कर, क्योंकि आपने जो डिजाइन करना था वो मैक्सिमम स्ट्रेस पे करना होता है, तो अगर आपने सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो फिर फार्मूला विल बी इक्वल टू एम बाय मैक्सिमम ओवर आई। तो अगर आप आई को बाय मैक्सिमम से डिवाइड कर दें, आई ओवर बाय मैक्सिमम, तो उसको हम सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, वो एक ही वैल्यू होती पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन के लिए। तो फिर सिग्मा का फार्मूला जो है वो और छोटा हो जाएगा, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू एम ओवर एस। तो इसमें एस जो है, आई आपको पता है बी डी क्यूब बाई 12 के बराबर होता है, और वाई मैक्सिमम डी बाई 2 होता है। अगर बी डी क्यूब बाई 12 को आप डी बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बी डी स्क्वेयर बाई 6 आ जाएगा। तो सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला जो है ये बी डी स्क्वेयर बाई 6 होता है। और उसके बाद आप जो है ये स्ट्रेस डेवलप जो है वो इंटरनल मोमेंट की मदद से आप कैलकुलेट कर। अब ये देखें कि यहां मैंने माइनस क्यों रखा था। आप ये फार्मूला जो है ये बगैर माइनस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला बगैर माइनस के इस्तेमाल करेंगे तो फिर फार्मूला जो है वो आपको सिर्फ स्ट्रेस की वैल्यू देगा, वो ये नहीं बताएगा कि ये स्ट्रेस जो है ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। तो फिर आपको उस पॉइंट की पोजीशन के मुताबिक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका फर्ज किया पॉजिटिव मोमेंट है और अगर आपका पॉइंट जो है वो अबव न्यूट्रल एक्सिस है, तो वो स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव होगी, तो आपको खुद -7 लगाना पड़ेगा। और अगर वो पॉइंट जो है ये न्यूट्रल सरफेस से बिलो होगा, तो फिर वो आपकी स्ट्रेस जो है ये टेंशन होगी, तो फिर आपको उसके साथ जो है वो प्लस साइन जो है लगाएंगे। तो फिर साइन आपको खुद साथ लगाने पड़ेंगे। और अगर आप फार्मूले में यहाँ पे साइन लगा दें और एम और वाई जो है इनके साइन भी इस फार्मूले में रखें, तो फार्मूला आपको खुद बता देगा कि ये स्ट्रेस जो है ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। आई आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें ये वाई जो है अगर आप अबव होंगे तो वाई को प्लस रखेंगे, अगर आप न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होंगे तो वाई को नेगेटिव रखेंगे। और इसी तरह अगर आपका मूवमेंट जो है वो सैगिंग होगा तो उसको पॉजिटिव रखेंगे, हॉगिंग होगा तो वो उसको नेगेटिव रखेंगे। तो अगर आप ये नेगेटिव और एम और वाई की वैल्यू जो उनकी अपनी है उनके साथ साइन लगा देंगे, तो ये फार्मूला खुद आपको बता देगा कि आपकी स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव जो है ये टेंसाइल है। तो जैसे आपको आसानी हो, आप बगैर नेगेटिव के फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ये जो हमने पीछे फार्मूला देखा था उसको इस्तेमाल कर लें, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई एज इट इज। तो फिर आपको उस पॉइंट के हिसाब से खुद डिसाइड करना पड़ेगा ये टेंशन है या कंप्रेशन है। और अगर आप नेगेटिव के साथ फार्मूला रखेंगे तो फार्मूला आपको खुद बता देगा। तो यही था इसमें। अब बेटा ये जो है ये फार्मूला, इसको आप अभी जो है ये याद कर लें और आपको एक दफा फार्मूला याद हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये आगे जो है डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है ये फार्मूले की। हम चीजें जो है वो यहाँ से उठाएंगे वैल्यूज और उसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज जो है वो हमें नोन है और कौन सी अननोन है। तो अननोन के हिसाब से हम फार्मूला जो है ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये देख लें। अब पहला सवाल जो है, ए बीम विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन फिगर, कि ये बीम जो है इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो है वो दी हुई है, इसकी विड्थ 60 है और इसकी डेप्थ जो है ये 60 60 120 है। ये इसका जो है वो न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल, इधर से देखेंगे तो यही लाइन न्यूट्रल सरफेस है और इधर से देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस है। लाइनें वही हैं, बस सिर्फ नाम में डिफरेंस है। ये एक टेक्निकलिटी है, इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। तो बहरहाल ये है कि ये जो सेक्शन में देखेंगे तो वही लाइन जो है न्यूट्रल एक्सिस है और अगर आप साइड से देखेंगे तो वही लाइन जो है वो न्यूट्रल सरफेस है। तो अब यहां से जो है और इसका प्रोफाइल जो है वो दिया हुआ है। तो ये टॉप जो है ये कंप्रेशन में है तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 20 है और बॉटम जो है ये टेंशन में है और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है ये 20 मेगापास्कल है। ये जो है ये बीम दी गई है। तो हमने क्या करना है, डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट ऑफ द बीम बाय फ्लेक्सुरल फार्मूला। ये स्ट्रेस जिस मोमेंट ने प्रोड्यूस की है फ्लेक्सुरल फार्मूला की मदद से वो हमने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें, आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। जी बेटा अब शुरू करते हैं। तो ये जो है ये हमने इसका जो है ये न्यूमेरिकल जो है ये देख लिया था। यहाँ हमने इसमें जो है ये आई कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने जो है
ये फार्मूला वो माइनस वाला ही लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ इसमें वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें कि किसी भी एक पॉइंट पे हम सिग्मा मैक्सिमम जो है ये दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम वाई मैक्सिमम ओवर आई, इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। एक तो माइनस जो है वो ये है, तो अगर हम इस पॉइंट को जो है ये यहाँ पे टॉप पॉइंट को लें तो टॉप पॉइंट पे y जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि टॉप जो है ये कंप्रेशन में है। m को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा सिग्मा मैक्सिमम आई ओवर y मैक्सिमम। तो ये जो है ये -1 इसकी वजह से, एक ये माइनस स्ट्रेस की वजह से, तो ये आपका मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा क्योंकि आपको पता है ये सैगिंग है। तो ये मूवमेंट की वैल्यू जो है इस तरह आप कैलकुलेट कर। तो अगर आपको ये माइनस जो है ये थोड़ा सा ट्रबल दे तो फिर आप बगैर माइनस के भी कर लिया करें और साइन खुद डिसाइड कर। ये मैंने नीचे लिख दिया है कि टॉप फाइबर पे y जो है वो प्लस होगा और सिग्मा जो है वो चूंकि वहां पे जो है ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक ये नेगेटिव एक सिग्मा की वजह से ये जो है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट ऑफ द बीम बाय फ्लेक्सुरल फार्मूला, तो फ्लेक्सुरल फार्मूला से हमने इंटरनल मोमेंट जो है ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट बाय बेसिक प्रिंसिपल। अब एक जो है उसने कहा है कि बेसिक प्रिंसिपल की वजह से इंटरनल मोमेंट जो है ये कैलकुलेट करें। तो अब ये देखें कि ये मैं आपके सामने इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके जो है ये यही फिगर है। तो अब ये देखें कि बेसिकली ये साइड से बीम नजर आ रही है, इसका क्रॉस सेक्शन है, और अगर एलिवेशन में आपको देखेंगे कि ऐसी नजर आएगी। तो एक ये आपकी जो है ये स्ट्रेस ट्रायंगल बन रही है, ये कंप्रेशन में है, ये आपकी स्ट्रेस ट्रायंगल बन रही है, ये जो है ये टेंशन में है। तो आपको पता है कि स्ट्रेस को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स बन जाती है। तो अगर ये दो फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लें, एक ये और ये इनके दरमियान ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, फिर एक फोर्स को दरमियान वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको पता है कि वो मोमेंट कपल जो है वो आ जाता है। तो अब चूंकि स्ट्रेस की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट कर लें 20 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 MPa आ गई। और ये इस पोर्शन का इतने का टॉप का एरिया जो है कितना आ जाएगा 60 × 60। तो ये आपके पास फोर्स जो है ये देख लें, ये फोर्स आपके पास आ जाएगी 60 × 60 एरिया मल्टीप्लाइड बाई एवरेज स्ट्रेस, तो ये फोर्स आ गई 3600 न्यूटन। तो 3600 न्यूटन फोर्स जो है, सॉरी 36,000 न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है। ये भी फोर्स चूंकि ये ट्रायंगल बराबर है ये भी उतनी ही होगी, और ये जो है ये टेंशन है ये इस डायरेक्शन में लग रही है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल जो है उसका सेंट्रॉइड जो है ये इधर से 1/3 फासले पे होता है, इधर से 2/3 फासले पे होता है। तो 60 का 1/3 जो है ये 20 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है ये डिस्टेंस 60 में से 20 निकाल देंगे, ये भी 40 ये भी 40। तो ये दो फोर्सेस जो कि कपल बना रही हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेंगी। तो ये दो फोर्सेस जो कपल बना रही हैं, ये कपल जो है इसके दरमियान डिस्टेंस 80 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो अब आप देख लें यहाँ पे, तो मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस विल बी फोर्स, एक फोर्स और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 पॉइंट, तो इसको अगर आप किलो न्यूटन मीटर में तब्दील करना चाहते हैं तो 10⁻⁶ से डिवाइड कर दें तो 2.88 किलो न्यूटन मीटर जो है ये इसकी वैल्यू आएगी। और ये आप देख लें कि ये वैल्यू जो है ये एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ से फ्लेक्सुरल फार्मूले से कैलकुलेट की है। तो ये जो है ये कुछ चीजें जो है ये प्रूव करने के लिए होती हैं कि ये स्ट्रेस जो है अगर हम ऑर्डिनरी जो है जो ज्योमेट्री जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी फ्लेक्सुरल फार्मूला जो है और ये जो मोमेंट आएगा और फ्लेक्सुरल फार्मूले से जो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों चूंकि बराबर हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया है कि जो हमने फ्लेक्सुरल फार्मूला ड्राइव किया था वो हमें सही रिजल्ट दे रहा है, और वो रिजल्ट जो है जो ऑर्डिनरी ज्योमेट्री जो है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू है। अब हम फ्लेक्सुरल फार्मूला जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट जो है ये बेटा प्रॉब्लम देख लें। A cantilever beam 50 millimeter wide by 150 millimeter high and 6 meter long carries a UVL
at 0 at free and 100 Newton per meter at wall. Compute the magnitude and location of the maximum flexural stress. Determine the type and magnitude of the stress in a fiber 20 millimeter from the top of the beam at a point 2 meter from the free end. तो ये देख लें बेटा, ये 2 पॉइंट इसलिए सिलेक्ट किए गए हैं, ये बीम है, ये बीम है 6 मीटर लेंथ की, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ये एंड फ्री है, यहाँ पे सपोर्टेड है, इस एंड पे आपका लोड जो है ये 100 न्यूटन है, इस लोड 0 है, और ये जो है ये एक तो मैक्सिमम हमने पहले फाइंड आउट करनी है स्ट्रेस, इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लें और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये क्योंकि आपको ड्रॉ करनी आती हैं तो इसलिए अब ये आपके पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये ड्रॉ हो गई। अब हमने जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको पता है वहां पे होगी, यहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है ये आपके पास नेगेटिव मूवमेंट आ गया 600 न्यूटन मीटर। तो अब ये फार्मूला जो है ये आप अप्लाई कर दें, तो अगर आप ये देखें ये माइनस मैंने यहाँ पे वो रखा है, तो आप देखेंगे कि आपको खुद स्ट्रेस जो है वो आ जाएगी। अब फर्ज किया अगर आप टॉप पे जो है ये इस पॉइंट पे टॉप पे के ऊपर जो है अगर आप स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिग्मा टॉप विल बी माइनस एम वाई मैक्सिमम ओवर पाई, इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दें। अब ये माइनस ये है, और चूंकि ये मोमेंट माइनस है तो ये मोमेंट के साथ भी माइनस आ जाएगा, और ये जो है ये आपका टॉप यहाँ से ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ से ये टॉप डिस्टेंस जो है ये टॉप फाइबर का ये 75 होगा, और ये चूंकि वाई अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये 75 अपवर्ड हो गया, और ये नीचे आई से जो है ये डिवाइड कर दें, और ये 1000 जो है ये इस वजह से है क्योंकि आपका मूवमेंट जो है ये देखें यहाँ पे ये 600 न्यूटन मीटर है, तो चूंकि हमारी डायमेंशन मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसको आई ये यहाँ से कैलकुलेट कर लें आई एन ने, तो इसकी वैल्यूज पुट अप करें तो ये आपके पास जो है ये टेंशन आ गया, क्योंकि ये प्लस वैल्यू आई इसके और इससे, तो ये आपके पास टेंशन आ गया। और अगर आप बॉटम पे भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि बॉटम में तो ये जो है ये कौन कौन सी चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये यहाँ एक नेगेटिव फार्मूले में है, एम भी नेगेटिव है, और नीचे वाई जो है बाकी चीजें वही वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 नेगेटिव जो है वो आपको नेगेटिव देंगे, तो ये आपका बॉटम जो है ये अंडर कंप्रेशन आ जाएगा। तो अगर फार्मूले में यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे तो फार्मूला खुद आपको माइनस पॉजिटिव टेंशन कंप्रेशन बताता रहेगा, नहीं तो आप ये खुद डिसाइड कर। और उसके बाद दूसरा उसने कहा था कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस मालूम करें, और ये स्ट्रेस जो है वो टॉप से 20 मिलीमीटर नीचे जो पॉइंट है वहां पे आपने फाइंड आउट करनी, यानी कि ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो ये टॉप पॉइंट आपका पता है 75 है, तो अगर टॉप से आप 20 निकाल देंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से 55 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पे हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करनी। तो अब ये देख लें कि ये मोमेंट एट सी जो है, अब जाहिर है कि ये मोमेंट डायग्राम ये है, तो ये मोमेंट जो है ये बी पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लें, ये डायग्राम आपके पास है, यहाँ पे मैंने मोमेंट जो है ये कैलकुलेट किया है सी पॉइंट पे, और ये 222.3 ये न्यूटन मीटर इतना मोमेंट आया, फार्मूला वही है, इसमें मोमेंट की वैल्यू जो है ये पुट अप कर दे, क्योंकि ये नेगेटिव मोमेंट तो नेगेटिव साथ आ जाएगा, और y जो है ये 55 है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू जो है 869 MPa आएगी। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये kPa हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 MPa में जो है ये 1000 kPa होते हैं, और 1 मिलियन जो है ये PA होते हैं पास्कल, तो ये kPa में इसका जो है ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये प्रॉब्लम देख लें, ये एक बिल्कुल ही फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये अगर आपने जो है ये लकड़ियां चीरने वाला आरा देखा हो तो ये उसका प्रॉब्लम है। ये आरे में आपने देखा होगा कि ये एक पुली यहाँ ऊपर होती है, ये एक पुली इधर नीचे होती है, और इसके ऊपर ये एक बैंड स्टील का चल रहा होता है, इसके ऊपर दंदाने बने होते हैं जिसको हम बेसिकली आरी कहते हैं। तो ये आरी घूम रही होती है, तो ये चल रही थी, तो लकड़ी आप यहाँ पे रखते हैं तो आरी उसको काट देती है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो अब आप देख लें कि हाई स्ट्रेंथ स्टील बैंड सॉ 20 मिलीमीटर वाइड एंड 0.8 मिलीमीटर थिक, ये इसकी डायमेंशन है। अगर आप इस बैंड को काटेंगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा नजर आएगा, ये लेंथ 20 मिलीमीटर है और ये लेंथ जो है ये 0.8 मिलीमीटर है। तो अब उसने ये उसकी डायमेंशन बताई है,
और ये इस पुली का डायामीटर जो है ये दिया हुआ है 600 मिलीमीटर है। तो अब उसने कहा है व्हाट मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज डेवलप्ड, एक हमने ये मालूम करना है। दूसरा व्हाट मिनिमम डायामीटर ऑफ द पुली कैन बी यूज्ड विदाउट एक्सीडिंग ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ऑफ 400 MPa। ई की वैल्यू दी हुई है। तो अब उसने कहा है, दो चीजें कही हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस मालूम करें, या अगर स्ट्रेस पे लिमिट लगा दें तो फिर ये कहें कि हम कौन पुली जो है उसका मिनिमम कितना डाया जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे छोटी अगर आप पुली इस्तेमाल करेंगे तो ये बैंड जो है ये टूट जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे देख लें, इसका INA कैलकुलेट कर लें, ये आपको पता है BD3/12 होता है इसका। तो ये इसका आई आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये 600 रेडियस है, तो चूंकि ये आपका बैंड जो है ये इस डायमीटर पे कर्व है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 300 हो जाएगा। अब ये देखें कि हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, y हमें पता है, e पता है, तो ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा ओवर y इज इक्वल टू e ओवर r। तो इसमें सिग्मा विल बी e y ओवर r। इसमें वैल्यूज आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दें। y जो है चूंकि ये इसका न्यूट्रल एक्सिस अब इसके मिड पॉइंट पे होगा, और ये इसका जो आउटर फाइबर है उसका डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट से इसके यहाँ तक, तो y की वैल्यू जो है वो 0.8/2। तो y मैक्सिमम जो है वो आप याद रखें हमेशा d/2 होती है, जो भी डेप्थ होती है उस सेक्शन की उसके हाफ के बराबर y मैक्सिमम की वैल्यू होती है। इसमें वैल्यूज पुट अप कर दें तो ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। दूसरा उसने कहा कि अगर हम स्ट्रेस पे लिमिट पुट अप कर दें तो मिनिमम रेडियस क्या होगा या डाया क्या होगा जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो है यही फार्मूला जो है यही हम इस्तेमाल करेंगे, चूंकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस को इधर ले जाएं, बाकी दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, तो r विल बी इक्वल टू E ओवर सिग्मा। तो हमें E भी पता है, y की वैल्यू जो है ये भी हमें पता है 0.8/2, और ये जो सिग्मा है इस पे लिमिट लगाई हुई है ये 400 MPa। तो इसके ऊपर आप पुट अप कर देंगे तो ये जो है ये मिनिमम रेडियस आ गया। अगर आप डाया कैलकुलेट करना चाहें तो ये 400 डाय की पुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 डाय से छोटी पुली आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बैंड जो है ये टूट जाएगा, आपको ज्यादा बैंड करेंगे तो ये बैंड जो हाई स्ट्रेंथ बैंड्स होते हैं ये अगर आप उसको ज्यादा करें तो ये टूट जाते हैं। ये कैसे, आपको एक प्रैक्टिकल में मिसाल दूं, आपने ये शेविंग करने वाले जो है वो ब्लेड देखे होंगे, तो ब्लेड को आप दोनों साइड से पकड़ के अगर आप बेंड करते जाए तो ब्लेड बेंड होता जाता है, लेकिन अगर आप ब्लेड को बहुत ज्यादा बेंड करें तो ब्लेड दरमियान से टूट जाता है। तो ये जो है ये एक मिनिमम बेंडिंग रेडियस होता है। ऐसे बैंड्स जो होते हैं जो हाई स्ट्रेंथ बैंड्स होते हैं तो उनका एक मिनिमम रेडियस होता है, उससे ज्यादा बैंड नहीं हो सकते, इसलिए इसका उसने आपको मिनिमम रेडियस कैलकुलेट करके बता दिया है। इससे छोटी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बैंड टूट जाएगा, उससे बड़ी पुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी साथ। उसके बाद अगला जो है ये प्रॉब्लम देख लें। A flat steel bar 1 inch wide by 1/4 inch thick and 40 inch long is bent by couples applied at the end so that mid-span deflection is 1 inch. Compute stress in the bar and the magnitude of the couple, use E. तो अब ये देखें कि ये एक आपकी 40 इंच लॉन्ग जो है ये आपकी एक बार है, और बार को अगर आप साइड से देखें तो ये क्रॉस सेक्शन इसका नजर आएगा, 1 इंच इसकी विड्थ है और 0.25 इंच इसकी डेप्थ है। और जब आप इस पे ये कपल मोमेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, जब आप इस पे मोमेंट कपल अप्लाई करते हैं तो ये आपकी रॉड जो है ये इस तरह बेंड कर जाती है, और कोई चीज ना हमें आर पता है, ये पता है कि जब ये बेंड करती है तो इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है ये 1 इंच है। ये आपको पता है कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन होती है और बेंडने के बाद जो पोजीशन होती है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है ये है। तो यहां से देखें, अगर आप इस फिगर को देखें तो ओ ए एंड ओ बी, ये ओ ए और ओ बी जो है ये रेडियस है, और ओ सी जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ओ डी जो है ये पॉइंट डी है तो ये भी रेडियस है, क्योंकि ये जो है ये आर्क लेंथ बन रही है। तो ओ डी जो है ये रेडियस है, तो ओ सी किसके बराबर आएगा, ओ डी माइनस ये 1 इंच। सो हेंस ओ सी विल बी रेडियस -1। तो इस रेडियस में से ये निकाल देंगे, ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब किसी एक ट्रायंगल पे ये जो है ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इस पे जो है वो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है ये इसके ऊपर जो है ये अप्लाई कर दें। तो ये ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो इसमें ओ ए आर स्क्वायर के बराबर है,
और ये डिस्टेंस जो है ये टोटल जो कि 40 लेंथ है, तो ये AC 20 के बराबर होगी और OC R-1 है। इस फार्मूले में चूंकि सिर्फ R अननोन है, तो यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता चल गया 200.5 इंचेस है। अब यही फार्मूला जो पीछे हमने इस्तेमाल किया था, इस ये फ्लेक्सुरल फार्मूले का एक पार्ट जो है, फ्लेक्सुरल फार्मूला मैंने आपको बताया कि 3 इक्वेशन है बेसिकली, तो जो रिक्वायर्ड होती है वो हम उन तीनों में से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से सिग्मा हमने कैलकुलेट करना है, वाई को इधर शिफ्ट कर दें, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू ई वाई मैक्सिमम ओवर आर, क्योंकि आपको बताया कि स्ट्रेस मैक्सिमम आउटर फाइबर पे होती है। इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो ये इतने PSI, अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो KSI, तो ये आ जाएगा 18.1 किप्स पर स्क्वायर इंच। और अब चूंकि हमने जो है ये एम मोमेंट जो है ये भी मालूम करना है, तो ये आपको पता है सिग्मा बराबर होता है एम वाई मैक्सिमम ओवर आई, तो यहाँ से एम विल बी इक्वल टू, बाकी चीजें उधर शिफ्ट कर दें तो सिग्मा आई ओवर वाई मैक्सिमम। तो ये सिग्मा की वैल्यू जो है ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट अप कर दें, आई की वैल्यू ये कैलकुलेट की है, ये यहाँ पुट अप कर दें, और वाई मैक्सिमम की वैल्यू पुट अप कर दें, तो ये आपके पास मोमेंट की वैल्यू आ गई, जो कि इसके ऊपर जो है ये अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी बार जो है ये बेंड हुई। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये आप कह लें कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आप प्रैक्टिकल फील्ड्स में करते, लैब में करते हैं। तो ये लैब में जो है ये डाटा कैसे आता है और फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे आगे जो है स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। तो ये चूंकि जो है ये एक्सपेरिमेंट से और फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए इसको गौर से जो है ये समझ लें। ये आपके पास जो है ये एक फिगर जो है, ये मैं दोबारा आपके सामने एक और फिगर जो है ये भी खोल लेता हूँ, ताकि ये जो है जब हम ये भी हमारे सामने रहे, क्योंकि ये नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये फिगर नीचे चली जाएगी। यहाँ से देख लें कि लिबॉर्ट कहता है इन ए लिबॉर्टरी टेस्ट ऑफ ए बीम लोडेड बाय एंड कपल्ड बाय फाइबर्स। तो ये एक बीम का छोटा सा पोर्शन उसने दिखाया, ये बीम इस तरह लंबी है, इसकी दोनों साइड पे जो है ये कपल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बीम बेंड होती है। तो बेंड होने के बाद इसमें जो है वो आपको पता है कि ये जो फाइबर्स हैं, ये हमने फार्मूला ड्राइव करने के वक्त बताया था कि जो कंप्रेशन फाइबर है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, जो टेंशन फाइबर है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो है ये स्ट्रेन बेसिकली मेजर किए गए हैं कपल अप्लाई करने के बाद। द फाइबर्स एट लेयर ए बी आर फाउंड टू इंक्रीज, कि ए बी की लेंथ जो है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ 200 मिलीमीटर है, ये लेंथ उसने कहा कि इतने मिलीमीटर जो है ये इंक्रीज हो गई है। और सी डी की लेंथ जो है ये इतने मिलीमीटर जो है ये डिक्रीज हो गई है, और ये 200 मिलीमीटर जो है इसको गेज लेंथ कहते हैं। तो इस लेंथ में इतनी चेंज जो है ये वाकई हुई है। ई की वैल्यू उसने दे दी है 70 GPa। डिटरमिन द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इन टॉप एंड बॉटम फाइबर्स। तो ये टॉप एंड बॉटम फाइबर जो है इसमें स्ट्रेस जो है उसने कहा है कि ये आप फाइंड आउट करें। अब बेसिकली क्योंकि इसमें हमारे पास ये बीम की डेप्थ जो है और कोई चीज नहीं है, तो हम जो है डिफॉर्मेशन डायग्राम जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पे जितनी डिफॉर्मेशन हुई है इसको GH कह लें। जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर बन जाएगी। तो ये 0.006 और CD जो है ये एक्सटेंड हुआ है, इसलिए मैंने कंप्रेशन को एक साइड पे रख लिया और टेंशन को दूसरी साइड पे रख लिया। इसकी वैल्यू जो है वो ये है, ये टेंशन है इसको पॉजिटिव रखा है, ये कंप्रेशन है इसको नेगेटिव रखा है, तो ये 0.01 मिलीमीटर। तो इन लाइंस को, अब अगर आप इन दोनों लाइंस को, एक तो पहले यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच ले यहां तक, ठीक है, तो और उसके बाद इस लाइन से ये आपने लाइन लगा ली हैं, तो इन दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये ट्रायंगल्स बन जाएंगी। इनको एक्सटेंड कर दें तो ये जो है ये आपके पास पूरा जो है ये डिफॉर्मेशन प्रोफाइल जो है ये आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा टॉप है कि टॉप में जितना जो है ये एक्सटेंशन हुई है, और ये डेल्टा बॉटम है कि बॉटम में कितनी कंप्रेशन जो है ये हुई है। अब इसमें देख लें, बाहर ये देख लें कि ये जो है ये आपकी बीम जो है ये रेक्टेंगुलर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये साइड आपको ज्यादा नजर आ रही है, ये कम। ओ पॉइंट जो है ये क्योंकि यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब चूंकि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मिड डेप्थ पे नहीं है, तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वाई डिस्टेंस जो है वो आपका मिड पॉइंट से नहीं होता, वो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होता है। इसलिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख लें
तो न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करने के लिए ये जो है यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो है ये GHO और OIJ, ये दो ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं क्योंकि इनके ये एंगल्स बराबर है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल सिमिलर हो तो रिस्पेक्टिव रेशियोज की साइड्स की रेशियो बराबर होती है। तो GH को जो IJ से रेशियो होगी वही GO को OJ से रेशियो होगी। सो GH ओवर IJ इज इक्वल टू OG ओवर OJ। तो इसमें ये वैल्यूज जो है ये GH की वैल्यू भी आपको पता है, IJ की वैल्यू भी आपको पता है, ये रख दें। और OG, और ये आपको नहीं पता कि OG की वैल्यू कितनी है और OJ की वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर आप ये इसको ये साइड से देखें तो ये हमें पता है कि ये J जो है ये दो पॉइंट्स, इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस जो है ये 120 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका OJ है, ये OJ बेसिकली अगर 120 में से OG निकाल दें तो OJ बन जाएगा। इसलिए OG डिवाइडेड बाय 120 माइनस OG। इस पूरी इक्वेशन में अब आपके पास जो है वो सिर्फ OG अननोन है, OG की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब OG की वैल्यू जो है इसमें पुटअप कर देंगे इसके अंदर, तो आपके पास जो है ये OJ की वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब हमें पता चल गया कि GO जो है ये 45 है और OJ जो है ये 75 है। तो यहाँ पे देख लें कि ये 75 जो है ये 150 है और ये 45 30 ये 75 है। तो अब न्यूट्रल एक्सिस जो आपका मिड पॉइंट पे नहीं है, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस जो है वो 75 मिलीमीटर पे है और बॉटम से जो है ये 150 मिलीमीटर पे। अब हमने न्यूट्रल एक्सिस जो है ये लोकेट कर लिया है। तो अब स्ट्रेसेस जो है वो चूंकि इस पे टॉप और बॉटम फाइबर पे स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, तो टॉप एंड बॉटम फाइबर पे जो है ये हम ये मालूम कर लेते हैं, ये एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो है डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें। अब ये देखें कि ये ट्रायंगल छोटी और ये बड़ी ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं। तो इसमें जो इस साइड में रेशियो है वही इस साइड में और इस साइड में रेशियो होगी। तो यहाँ पे देख लें कि आपका GHO जो है इसके ऊपर और EFO पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है ये डिफॉर्मेशन एट टॉप डिवाइडेड 0.06 75 बाय 45। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी जो है ये 0.1 मिलीमीटर आ गया। अब जब आपने डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली तो आपको पता है कि स्ट्रेस के फार्मूले में स्ट्रेन इस्तेमाल होती है, तो इसको स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लें। स्ट्रेन आपको पता बराबर होती है डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डिफॉर्मेशन जो है ये 0.1 हमने कैलकुलेट कर ली, ये इसकी गेज लेंथ या ओरिजिनल लेंथ इस फाइबर की वो 200 मिलीमीटर थी, इससे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास स्ट्रेन आ। तो उसके बाद ये जो आपके पास ये वैल्यू है, अब सिग्मा टॉप जो टॉप फाइबर पे स्ट्रेस डेवलप होगी E इनटू जो टॉप फाइबर पे स्ट्रेन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जो है ये 35 MPa ये टेंशन में आपके पास आ गई। क्योंकि आपको पता है कि ये लेंथ जो है ये लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड पे एक ही किस्म की स्ट्रेसेस होती है, न्यूट्रल साइड के दूसरी साइड पे दूसरी किस्म की स्ट्रेसेस होती हैं। अब हमने बॉटम पे स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, तो बॉटम में भी उसी तरह ये जो है ये आपके पास एक ट्रायंगल है OJI और एक OLK। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कंपेयर करेंगे, ये सिमिलर हैं, तो इसकी इन दो साइड्स की रेशो जो है वही रेशो इन दो साइड्स के दरमियान होगी। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेल्टा बी बॉटम की जो डिफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी 0.02। इसको 200 से डिवाइड करके स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.001। ये माइनस इसलिए है कि आपको पता है कि ये स्ट्रेन जो माइनस है तो ये जो है ये भी माइनस होगी, तो ये यहाँ कंप्रेशन है तो ये आपके पास स्ट्रेन आ गई। अब इसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लें, स्ट्रेन को आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉटम फाइबर पे आपके पास स्ट्रेस आ जाएगी -70 MPa और ये कंप्रेशन में होगी। तो ये देखें कि ये जो है आप अगर फील्ड में सिर्फ जो है स्ट्रेन्स जो है ये मेजर स्ट्रेसेस जो है ये मेजर कर लें स्ट्रेन्स, तो आप जो है ये स्ट्रेसेस जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा ये 10 मिनट का फिर नोटिस आ गया है, तो जल्दी जल्दी जो है ये हम और कुछ क्वेश्चन जो है ये कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े ही हो सके हैं, तो मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन करके
तो नेक्स्ट जो हमारा ट्यूसडे होगा ना, उसमें भी हम यही मॉड्यूल जो है ये इसके क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, ताकि आपके कोई क्वेश्चन हो वो भी मैं ले लूंगा। और इसको चूंकि ये स्ट्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम 2 इसके लिए जो है वो मखसूस कर देते हैं। और उसके बाद वो जो आपकी हैं शेयर स्ट्रेसेस बीम्स में, उसके लिए अगली जो हम निशस्त होगी उसको हम मखसूस कर लेंगे। तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं करने लगा हूं, ये देख लें। डिटरमिन द मिनिमम हाइट एच ऑफ द बीम शोन इन फिगर इफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 20। तो इसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेस पे लिमिट उसने लगा दी है, ये बीम है, इसकी लोडिंग आपको दी गई है, और इसका जो है ये विड्थ उसने दे दी है। हाइट अननोन है, उसने कहा हाइट मालूम करें अगर आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो है वो 20 मेगापास्कल से इंक्रीज ना करे। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इसके पहले रिएक्शन कैलकुलेट कर लें। R1 इसके बराबर आ जाएगा, फिर उसकी जो है R2 इसके बराबर आ जाएगा, फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। आपको पता है कि ये जो आपका यूडीएल होता है उसकी 1 डिग्री स्लोप होती है। उसके बाद ये जो कंसंट्रेटेड लोड होते हैं ये जंप्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर जितना लोड होता है उतना जंप, उसके बाद आगे, और ये इस डायरेक्शन में, ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। और इसकी मदद से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो ये मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट जो है 1.25 है, मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट 5 है। तो 5 के अगेंस्ट हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट जो है एम मैक्सिमम वो 5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो आप सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करनी हो तो हम इसका शॉर्ट वर्जन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसको कहते हैं एम ओवर एस। एस जो है ये सेक्शन मॉडुलस होता है, और एस जो है ये बी डी स्क्वायर बाई 6 के बराबर होता है। यहाँ से एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट अप कर दें, सिग्मा विल बी इक्वल टू एम ओवर एस। तो सिग्मा की वैल्यू 20, ये जो है ये आपको पता है कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, और 20 की यहाँ हमने रख दिया। और ये 5 जो है ये मूवमेंट की वैल्यू है किलो न्यूटन मीटर, और इसको ये किलो न्यूटन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2000 जो है वो 10⁻⁶ यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 80। अब चूंकि h की वैल्यू अननोन है तो s विल बी 80 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से अब इस पूरे फार्मूले में h की वैल्यू अननोन है, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू जो है ये 137 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगी। तो ये जो है ये हमने स्ट्रेस की बेस पे मिनिमम सेक्शन जो है ये फाइंड आउट कर दिया है। ऐसे प्रॉब्लम्स को बेटा डिजाइन प्रॉब्लम्स कहते हैं। बेसिकली आपके पास जो है ये प्रॉब्लम जो है ये 3 किस्म के होते हैं। या तो आपके पास एनालिसिस प्रॉब्लम्स होते हैं, एनालिसिस प्रॉब्लम्स में आपके पास लोड्स भी होते हैं और आपके पास डायमेंशंस भी होती हैं। तो आपने स्ट्रेसेस, मोमेंट्स और इस किस्म की फोर्सेस ये सारी आपने फाइंड आउट करनी होती है। और दूसरी किस्म के प्रॉब्लम जो है ये आपके पास जो है ये डिजाइन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डिजाइन प्रॉब्लम्स में आपके पास लोड्स होते हैं, स्ट्रेसेस आपको के पास होती हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद आपने डायमेंशंस जो है ये डिसाइड करनी होती है। और तीसरी किस्म के आपके पास प्रॉब्लम जो है वो उनको हम कहते हैं सेफ्टी प्रॉब्लम्स। तो सेफ्टी प्रॉब्लम्स में आपके पास जो है वो डायमेंशंस भी होती हैं, और उसमें आगे जो है वो कुछ लिमिट्स लगाई होती हैं स्ट्रेसेस के ऊपर, कि आपके पास जो है ये फॉर एग्जांपल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इतने मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होगी। तो इसी तरह आपके पास कंप्रेशन पे भी लगी हो सकती है। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम जो है उनको हम जब सॉल्व करते हैं तो वो लोड जो है वो अननोन होते हैं, लेकिन लोड जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा लिमिट्स लगी हो, फॉर एग्जांपल आपकी बेंडिंग स्ट्रेस पे भी लिमिट लगी हुई है, आपकी शियर स्ट्रेस पे भी लिमिट लगी हुई है, तो आपके जवाब जो है वो लोड जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 2 या 2 से ज्यादा जवाब जो है वो आ सकते हैं। तो जाहिर है कि लोड्स की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम लोड आपने अप्लाई करना है। तो ये बेटा हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में इन दोनों में जो बड़ा लोड होता है वो मैक्सिमम लोड नहीं होता, जो छोटा लोड होता है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि छोटे लोड को अगर आप वायलेट कर देंगे तो कोई एक स्ट्रेस वायलेट हो जाएगी और आपका सेक्शन जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उसको कहते हैं मैक्सिमम लोड ही होते हैं, लेकिन जो उनमें मिनिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे आप नीचे नीचे ही रहना होता है।
तो चूंकि मैक्सिमम से आपको जो है ये थोड़ा धोखा लग सकता है, तो इसलिए उसको फिर हम कहते हैं सेफ लोड। तो हम कह देते हैं कि सेफ लोड मालूम करें जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो दो अगर लोड्स की वैल्यू आएंगी तो उनमें जो शॉर्टेस्ट लोड होगा वो मैक्सिमम सेफ लोड होगा जो आप अप्लाई कर सकेंगे। बाकी लोड की वैल्यू जो आपने उससे कम रखनी है उससे ज्यादा कभी नहीं रखनी। तो ये तीन किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बेसिकली डिजाइन प्रॉब्लम है। इसमें लोड्स दिए हुए हैं, स्ट्रेस के ऊपर लिमिट लगी हुई है, तो हमने डायमेंशन जो है ये फाइंड आउट कर ली। ओके बेटा, इसको अभी जो है वो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तो उसके बाद जो ये खुद ही जो है ये इसको ऑफ कर देगा। तो अगर आपने जो है ये कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है ये मैं आपको अनम्यूट जो है ये कर देता हूं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो जी बेटा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो, आवाज आ रही है? ओके बेटा, अगर कोई सर क्वेश्चन नहीं है तो हम हेलो जी बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, कोई थैंक यू। क्वेश्चन नहीं है? ठीक है बेटा, ओके। तो आपको समझ आ गई है। तो हम इसको जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा इसमें क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन रह गए हैं तो रिपीट कर लेंगे। तो ये जो हमारे आज के कंसेप्ट हैं इनको भी थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर अटेंडेंस होगी?